आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल इंटर्नशिप वन में आपकी स्कूल में 3 मंथ कंप्लीट हो चुके होंगे और एक फोर्थ मंथ होगा। और इन 4 महीनों में आपने काफी सारी चीजें सीख ली होंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, क्लास को मैनेज कैसे करना है, क्लास में पढ़ाना कैसे है, किन अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करना है, अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल में एक्टिविटीज जो है कैसे करवानी है, तो बहुत सारी चीजें आपने स्कूल में सीख ली होंगी। एग्जाम ड्यूटी भी लगी होगी, बच्चों का आपने पेपर भी चेक किया होगा, उनकी जो सब्जेक्ट नोटबुक है इस चेक करना, ये सारा काम आप करते आ रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। तो 4 मंथ जो है आपकी लर्निंग का बहुत अच्छा पीरियड रहा है। अब इन 4 महीनों में आपने क्या किया है, क्या फाइल बनाई है, इन्हीं सबसे रिलेटेड आप जो वाइवा क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका जो वाइवा एग्जाम होगा, ठीक है। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने वाइवा दिया, सेकेंड सेमेस्टर में भी वाइवा दिया, तो आप सबको इतना तो पता होगा ना कि वाइवा में फेल नहीं करते। ठीक है, बस बात क्या है, बात यह है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। 60 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा, 40 इंटरनल होगा, ठीक है। तो देखिए, हम अगर बात करें ना, तो एक्सटर्नल 60 मार्क्स जो बाहर से आएंगे उनके हाथ में होता है, 40 इंटरनल वो आपके जो स्कूल इंचार्ज होंगे उनके हाथ में होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 100 मार्क्स की बात करें ना, तो मैं अगर कहूँ तो ये सब आपके हाथ में है, आपकी मेहनत है। आप जितने अच्छे से, जितने मेहनत से आप अपना काम करेंगे, उतना ही आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें वाइवा की तैयारी करनी है, और वाइवा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो 20 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सेमेस्टर 3 की अगर हम बात करें, तो टोटल BED 251 और BED 253, ठीक है। इसी का आपका वाइवा होगा। टोटल जो अलग अलग जो फाइल्स बनानी है आप बना चुके होंगे, तो एक बार हम उसकी भी बात करेंगे, और फिर जो वाइवा क्वेश्चंस है उसकी हम बात करेंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का ये वाइवा है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, और किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। स्ट्रेस लेंगे, ज्यादा परेशान रहेंगे, ज्यादा परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हिल जाता है। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि फेल होने को नहीं है, होने को कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है अच्छे नंबर लाने की, ठीक है। 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि आपके 50 से ऊपर सभी के आ जाएं, क्योंकि देखिए 55 से तो ऊपर किसी को मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें 50 से 55 के बीच में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्कूल इंटर्नशिप की बात करें, तो टोटल ये सारी फाइल्स हैं जो आपने कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फाइल की बात करें, तो नंबर 1 पे अगर हम देखते हैं, तो क्या है, सिमुलेटेड टीचिंग है, ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग 5 लेसन प्लान आपको इसके बनाने हैं, दोनों ही पैडागोजी जो है, एक एक दोनों के 5 5 आपको बनाने हैं। तो इसके 20 मार्क्स हैं। फाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर डिस्कशन लेसन प्लान की बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पैडागोजी के दो दो लेसन प्लान आप बनाने हैं। तो ये आपको अलग से एक स्पाइरल बाइंडिंग में इसको करवाते हैं। कई कॉलेज जो है वो ये कहते हैं कि आप डिस्कशन लेसन प्लान को नॉर्मल जो लेसन प्लान की फाइल है उसमें ही बना दो। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि इसको वो अलग से बनवाते हैं, या नॉर्मल लेसन प्लान की फाइल है उसी में इसको बनवा लेते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल लेसन प्लान की बात करते हैं, तो दो पैडागोजी हैं, तो 25 लेसन प्लान इस पैडागोजी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप क्या बनाते हैं, ATR बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसकी रिपोर्ट आपको बनानी होती है। उसके बाद मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, ठीक है। देखिए, मीडिया
मीडिया की बात करें तो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, मीडिया है। लेकिन मल्टीमीडिया, जैसे पीपीटी की हम बात करते हैं ना, तो पीपीटी में पीपीटी मल्टीमीडिया नहीं है। जब पीपीटी में आप अपनी इमेज यूज करते हैं, जो भी जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड इमेज है, उससे रिलेटेड वीडियो है, जब आप उसका प्रयोग करते हैं, मीडिया के आप अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तब उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। तो उसके भी आपको लेसन प्लान बनाने हैं। और फिर हम बात करते हैं 6 नंबर की, टीबीआर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक रिव्यू कहते हैं, टीबीआर। तो आपको किसी एक आपकी पेडागोजी है, मान लो एसएसटी है या इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके टीचर बोले, ठीक है, उस किसी एक सब्जेक्ट मतलब उसकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसका पूरा रिव्यू करना होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक रिव्यू कहते हैं। फिर आता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन जो परफॉर्मा है आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। तो पीयर ग्रुप में क्या करते हैं, पीयर ग्रुप में आपके जो पीयर हैं, ठीक है, मान लो आप किसी एक स्कूल में गए हो, तो आपके कॉलेज के जो आपके साथ के 8-10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो आप सब एक दूसरे के पीयर हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो सब्जेक्ट टीचर या आपके कॉलेज से टीचर आपके आपको ऑब्जर्व करते हैं पीछे बैठ के। उसी तरीके से जब स्कूल का जो आपका ग्रुप है, जो भी 8-10 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है, मान लो आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो क्लासमेट हैं वो आके आपको ऑब्जर्व करें। और आपके क्लासमेट अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप फ्री हो तो आप जाके पीछे बैठ के वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व करोगे, तो उसको कहते हैं पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको अपने पीयर का ऑब्जर्वेशन करना है और उसको बताना है कि उसकी जो टीचिंग है उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो इसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं। और जो पीपल टीचर डायरी की बात करते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहते हैं। तो डेली का जो आपका एक्सपीरियंस है, डेली की जो आपकी लर्निंग है, ठीक है, इसमें आपको लिखना होता है, तो इसको हम कहते हैं पीपल टीचर डायरी, ठीक है। तो टोटल ये सारी फाइल आपने बना ली होगी। तो जो वाइवा के क्वेश्चन होते हैं ना, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिस्कशन लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लेसन प्लान है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पीपल टीचर डायरी या इसको हम रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन फिर से वही सामने आ गया कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं जितनी भी ये जो फाइल है ना, एक बार मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि है क्या, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम सिमुलेटेड टीचिंग की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा कि बताइए सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, सिमुलेटेड लेसन प्लान क्या है, और ये नॉर्मल लेसन प्लान से, ये डिस्कशन लेसन प्लान से किस तरह से अलग है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे ना सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, तो देखिए सिंपल सा आप समझ सकते हैं। जैसे भारत में क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, तो क्रिकेट में जब भी किसी कंट्री के साथ मैच होता है, मान लो भारत वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, ठीक है, और वर्ल्ड कप से जाने से पहले, मैच खेलने से पहले, जब पहले प्रैक्टिस होती है ना नेट में, तो जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो एक भाषा में हम कहते हैं प्रैक्टिस। लेकिन जब हम बात करते हैं, बीएड की बात करते हैं, इंटर्नशिप की बात करते हैं, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है आप स्कूल में जाने से पहले, ठीक है। कॉलेज में जब आप प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, अलग अलग कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स हैं, जैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, अ, किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस अपने क्लासरूम में करते हैं ना, कॉलेज में करते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, आप जो आपकी क्लास होती है उसमें से आप बच टीचर का रोल प्ले करते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है आपके क्लासमेट है उस स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह की टीचिंग को हम क्या कहते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं, ठीक है। एक तरह से प्रैक्टिस टीचिंग आप कह सकते हो। तो जब इस तरह से आप से क्वेश्चन पूछा जाए ना सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह की प्रैक्टिस टीचिंग है, जो कॉलेज में अपने पीयर के साथ ही किया जाता है। इसमें आप
सीखते हैं कि जब आप स्कूल में जाएंगे, जब आप एक्चुअल सिचुएशन में जाएंगे, तो वहां पर क्लास में आपको किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से आपको बोर्ड पे लिखना है, किस तरह से जो क्वेश्चन बच्चों से करने हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से बच्चों को ऑब्जर्व करना है, तो ये सारा काम आप सिमुलेटेड टीचिंग में करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि सिमुलेटेड टीचिंग जो है एक तरह की प्रैक्टिस टीचिंग है। आप स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं, जिसमें आप क्लासरूम में, आप अपने क्लासरूम में आप टीचर का रोल प्ले करते हैं, बाकी जो स्टूडेंट हैं वो आपके क्लासमेट हैं स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको हर पेडागोजी में पांच पांच बनानी होती है, आपने बना ली होगी, ठीक है। तो अक्सर सिमुलेटेड टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिमुलेटेड टीचिंग क्या होता है। फिर अब आ जाता है डिस्कशन लेसन प्लान, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्कशन लेसन प्लान बताओ, ठीक है। लेसन प्लान बनाने तो आपको आ गया है, तो आप ये भी क्वेश्चन आता है कि डिस्कशन लेसन प्लान और लेसन प्लान में क्या अंतर है, क्या दोनों में डिफरेंस है, तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो दोनों अलग से क्यों पूछा गया, तो देखिए इसमें जो एक बेसिक डिफरेंस है क्या है कि लेसन प्लान आप स्कूल में आप बना रहे होंगे, 25 25 दोनों ही पेडागोजी में बना रहे हैं, और फिर आप अपने क्लासरूम में डिलीवर करते हैं। तो लेसन प्लान और डिस्कशन लेसन प्लान में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जो डिस्कशन लेसन प्लान होता है ना, वो आप जो एक्सटर्नल आता है आप उसके सामने डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है डिस्कशन लेसन प्लान में। और डिस्कशन लेसन प्लान जब आप बनाते हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, ठीक है, आप उनसे बकायदा विचार विमर्श करके डिस्कस करके क्या क्वेश्चन रखने हैं, क्या टॉपिक लेना है, कौन से टीचिंग एड यूज करने हैं, मॉडल्स यूज करने हैं, ठीक है। तो आप उनसे विचार विमर्श करके आप इस लेसन प्लान को तैयार करते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन लेसन प्लान और लेसन प्लान में बनाने का तरीका एक ही होता है, बस फर्क क्या होता है कि डिस्कशन लेसन प्लान आप अलग से बनाते हैं, और दूसरा डिस्कशन लेसन प्लान जो बनाया जाता है, ठीक है, कई जगह कई कॉलेजेस में डिस्कशन लेसन प्लान, ठीक है, इसको फाइनल लेसन प्लान भी हम कहते हैं, ठीक है। और कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो डिस्कशन लेसन प्लान के अलावा भी अलग से लेसन प्लान बनाते हैं कि नहीं आपको एक्सटर्नल के सामने आपको मतलब प्रेजेंट करना है। तो डिस्कशन लेसन प्लान में अंतर यही है कि डिस्कशन लेसन प्लान जो होता है वो तैयार किया जाता है, आप अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प से तैयार करते हैं, एक्सटर्नल के सामने आप अपने टॉपिक को मतलब प्रेजेंट करते हैं। तो जो फाइनल जो जब आप डेमो होता है आपका, जैसे पहले आपका वाइवा होगा, उसके बाद आप क्लासरूम टीचिंग आपकी देखी जाएगी, तो उसके लिए जो तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्कशन लेसन प्लान, जो आप अपने टीचर्स के साथ बकायदा बात करके विचार विमर्श करके आप फिर इस तरह के लेसन प्लान को तैयार करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो ये डिस्कशन लेसन प्लान जो होता है वो आप एक्सटर्नल के सामने आप प्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल लेसन प्लान तो होता है आप क्लास में बच्चों के सामने आप प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्कशन लेसन प्लान जो होता है, ठीक है, वो आप एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये भी आता है ना कि डिस्कशन लेसन प्लान, नॉर्मल लेसन प्लान, कई बार अगर आपके टीचर परमिशन दे तो जो आपने 25 25 लेसन प्लान बनाए हैं उसमें से आपका जो बेस्ट लेसन प्लान है आप उसको भी ले सकते हैं, और कई बार आप अलग टॉपिक भी ले सकते हैं। तो देखिए डिस्कशन लेसन प्लान और लेसन प्लान में यही फर्क होता है, लेसन प्लान नॉर्मली आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्कशन लेसन प्लान जो होता है बकायदा आप अच्छे से इसको तैयार करते हैं, टीचर्स की हेल्प से तैयार करते हैं, और इसको आप एक्सटर्नल के सामने आप इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर लेसन प्लान की अगर हम बात करें तो आप क्वेश्चन ही आ जाता है कि जो लेसन प्लान है, तो वाइवा क्वेश्चन क्या आता है कि लेसन प्लान के स्टेप्स बताइए। अब लेसन प्लान के स्टेप्स क्या है, तो देखिए जब आप लेसन प्लान की फाइल बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, आप जनरल इंफॉर्मेशन डालते हैं, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, टॉपिक क्या है, पीरियड क्या है। तो पहले क्या आता है कि जनरल इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद फिर आप क्या डालते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव डालते हैं, फिर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डालते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें से नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आता है, एप्लीकेशन आता है, स्किल आता है, फिर आप टीचिंग मेथड डालते हैं, ठीक है, टीचिंग एज डालते हैं, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर आप प्रेजेंटेशन पे आते हैं, लास्ट में रिकैप्चुलेशन होता है। तो ये क्या है, ये लेसन प्लान के स्टेप्स हैं, ठीक है, पाठ योजना के चरण है। तो जब आपसे पूछा जाए ना कि लेसन प्लान के स्टेप्स क्या हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना, यही स्टेप आपको बताने हैं। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन आता है, स्टेप्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है। तो देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, पूरे
सब्जेक्ट का होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव, चाहे आप इंग्लिश का या हिंदी का या एसएसटी का आप एक लेसन प्लान बनाओ या 25 बनाओ, जनरल ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम रहता है। ठीक है। हाँ, लैंग्वेज में की बात करें तो थोड़ा चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें, पोइट्री के अलग हो सकते हैं, ठीक है। और गद्य पद इनके अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो जनरल लेसन प्लान सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। चेंजेस, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है पूरे सब्जेक्ट का होता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं। पहले चैप्टर का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग होगा, दूसरे चैप्टर का अलग होगा, तीसरे चैप्टर का अलग होगा, चौथे चैप्टर का अलग होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि जनरल लेसन प्लान और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये बताना है कि जनरल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरे सब्जेक्ट का होता है, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये चैप्टर टू चैप्टर अलग होता है। ठीक है। जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में नॉलेज लिखते हैं तो चैप्टर के अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन होता है, स्किल होता है, तो हर चैप्टर के अपने अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ चीजें पता चल गई होगी। सिमुलेटेड टीचिंग और डिस्कशन लेसन प्लान दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। सिमुलेटेड टीचिंग एक तरह की प्रैक्टिस टीचिंग जो आप अपने कॉलेज में करते हैं, उसके बाद आप लेसन प्लान जाके आप बच्चों को लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है। आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं उसके थ्रू। और डिस्कशन लेसन प्लान है कि लेसन प्लान बनाना आप जब धीरे धीरे सीख जाते हैं, तो जब डिस्कशन लेसन प्लान जब आप फाइनल अपने एक्सटर्नल के लिए, ठीक है, जब बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं उनके लिए, उस क्लास के लिए जो तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर, तो उसको हम कहते हैं डिस्कशन लेसन प्लान। ठीक है, तो याद रखना। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, एटीआर जिसको हम कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या वाइवा पूछते हैं, तो बताइए एटीआर क्या है। अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है। तो मान लो आपने 4 महीने बच्चों को पढ़ाया, आपने 3 चैप्टर पढ़ाए, 4 चैप्टर पढ़ाए, तो इन 4 महीनों में बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे की क्या अचीवमेंट रही, तो उसका अचीवमेंट का पता लगाने के लिए जो आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जो आप एग्जाम बच्चों का लेते हैं कि ये जो 3-4 महीने में बच्चे ने क्या सीखा है, तो उसे ही हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक आपने पढ़ाए हैं, एक मतलब ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं। इतने टॉपिक मैंने लिए हैं, हर सब्जेक्ट से ये चैप्टर लिया है, इतने मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आप पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, और फिर बच्चों का जो है एग्जाम आप लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है कि एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे की क्या अचीवमेंट रही है, और बच्चे के साथ साथ आपकी क्या अचीवमेंट रही है। आपकी अचीवमेंट का पता कैसे चलेगा, बच्चों के रिजल्ट से चलेगा। तो बच्चों के लिए भी अचीवमेंट है, टीचर्स के लिए भी अचीवमेंट है। तो बच्चे ने एक टाइम पीरियड में कितना सीखा, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसका पता लगाने के लिए जो आप टेस्ट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है एनी ई रिसोर्सेज, ऑनलाइन क्लास, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो सिर्फ वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो अपने आप में मल्टीमीडिया नहीं है, इमेज अपने आप में मल्टीमीडिया नहीं है। जब आप जो मल्टीमीडिया लेसन प्लान पीपीटी बनाते हैं ना, तो सिर्फ पीपीटी मल्टीमीडिया नहीं है। ठीक है। आप पीपीटी में जब आप इमेज भी डालेंगे, जब आप वीडियो भी उसमें आप जोड़ेंगे, तब हम कहेंगे कि वो मल्टीमीडिया है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पीपीटी मल्टीमीडिया नहीं है। पीपीटी में जब आप इमेज को यूज करेंगे, ठीक है, उसमें जब आप डायग्राम डालेंगे, उसमें जब आप वीडियो को हाइपर लिंक करेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ वो मल्टीमीडिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर आ जाता है टेक्स्ट बुक। ठीक है। टेक्स्ट बुक रिव्यू, जिसको हम टीबीआर बोलते हैं। तो मान लो आपने सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक का रिव्यू किया, हिंदी का किया, आपने साइंस का किया, आपने इंग्लिश का किया। तो टेक्स्ट बुक रिव्यू में आपको क्या करना होता है, टेक्स्ट बुक रिव्यू में फिजिकली दो चीज, मतलब जनरली इसमें दो चीज देखनी होती है। सबसे पहले फिजिकल रिव्यू होता है। फिजिकल रिव्यू मतलब टेक्स्ट बुक की कवर है, उसकी बाइंडिंग है, उसके पेजेस हैं, ये सारा देखना होता है, मतलब क्वालिटी। तो इसको हम फिजिकल कहते हैं। ठीक है, फिजिकल रिव्यू। और दूसरा होता है अगर हम उसके इंटरनल की बात करते हैं, तो उसके जो कंटेंट है वो किस तरह का कंटेंट है। ठीक है। चैप्टर है, चैप्टर में जो हर चैप्टर में
इमेज जो है दे रखी है कि नहीं दे रखी है, लैंग्वेज जो उसमें लिखी है क्या बच्चों को सही से समझ में आ रही है, क्या बच्चों के लेवल के हिसाब से वो ठीक है, लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिए गए हैं कि नहीं, क्वेश्चन कम दिए गए हैं कि ठीक दिए गए हैं। तो यही सारी चीजें आपको रिव्यू करना होता है। और अक्सर जो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्स्ट बुक रिव्यू क्या है, रिव्यू क्यों करते हैं। रिव्यू इसलिए करते हैं ताकि आप जिस क्लास की जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पेडागोजी से रिलेटेड, आप उसको अच्छे से जान सकें, उसे उसको अच्छे से समझ सकें, टेक्स्ट बुक में क्या खासियत है या उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो यही आपको रिव्यू करना होता है। और ठीक है, जब रिव्यू रिव्यू करना ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है, तो अच्छी है तो आपको उसमें अच्छा क्या लगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको उसकी जो प्रिंटिंग है वो अच्छी लगी, आपको जो चैप्टर हैं वो अच्छे अच्छे लगे, आपको लगा कि नहीं चैप्टर जो है हर चैप्टर से हमें कुछ सीख अच्छी मिल रही है, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपको वो अच्छे लगे। ठीक है, तो आपको बताना होगा। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे टेक्स्ट बुक में एक कमी लगी, तो क्या कमी लगी, उन कमियों को भी आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर देंगे, तो उसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो सोच समझ के आंसर देना है। ठीक है, तुक्का नहीं करना। आप इन पहली बात तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए ताकि आप आंसर को अच्छे से दे सकें। ठीक है, फिर पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन। पीयर ग्रुप मतलब आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, आपकी जो एक ग्रुप मिला हुआ है 8-10 स्टूडेंट का उस स्कूल में, तो आपको बाकी स्टूडेंट क्लास में किस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको जाके उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद जैसे नॉर्मली 5-5 ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करके आप आपको अपने पीयर को बताना है कि तुमने हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, सोशल साइंस पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, तो आपने तुम्हारी टीचिंग में क्या अच्छा था, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, तो आपको पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको बताना है। ठीक है, ताकि आप कई बार क्या होता है, देखो पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्यों है यहाँ पर, इसलिए है कि कई बार टीचर बच्चों को जब फीडबैक देते हैं ना, तो कई बार बच्चे टीचर्स की इतनी नहीं सुनते। ठीक है, बच्चों को लगता है कि नहीं मैंने तो पढ़ाया है, ठीक है, आप सबको लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, लेकिन टीचर ने सही ऑब्जर्व नहीं किया, टीचर ने पार्शियलिटी की या ये किया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन होता है कि कई बार हम अपनी दोस्तों की बात अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन कराया जाता है ताकि आपके पीयर जब आपको फीडबैक दें तो आप उसको सीरियस लेके अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करें। और लास्ट में फिर हम बात करते हैं पीपल टीचर डायरी। तो पीपल टीचर डायरी जिसको रिफ्लेक्टिव जर्नल भी कहते हैं, तो स्कूल में एंटर करने से लेकर और स्कूल जब छुट्टी होती है, ठीक है, तब से उस दौरान, ठीक है, इसमें आपको आपका जो क्लास में आप टीचिंग के लिए गए, ठीक है, आपने अपने पेडागोजी को पढ़ाया, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, आपका क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपका क्या बुरा एक्सपीरियंस रहा, दोनों ही चीजें आपको अपनी पीपल टीचर डायरी में लिखनी है। ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेली का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, आपकी जो लर्निंग है इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू वर्ड्स, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टिव जर्नल भी कहते हैं। और मान लो आज के दिन आपकी जो टीचिंग रही, जो कमियां रही आपने लिखी, और लिखने के बाद आप सोचोगे कि आज जो मैंने गलती की कल उसको नहीं करूंगी, तो कल इंप्रूव करूंगी। अगले दिन फिर से आपने नोट किया कि मुझसे आज ये गलती हुई, अगले दिन फिर से नेक्स्ट डे आपने उसको इंप्रूव किया। तो इस तरह से करते 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 जब आप 25th लेसन प्लान तक आते हैं ना, आपका पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना जाता है, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल या टीचर डायरी की हेल्प से आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, और आप उसको इम्प्रूव करने के लिए, आप उसको ठीक करने के लिए आप डेली प्रयास करते हैं, तो इसलिए रिफ्लेक्टिव जर्नल होती है। ठीक है, और जब आप उसको लास्ट में ना अब पढ़ने बैठो, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आप कितनी गलतियां कर रहे थे जब अगस्त में स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे तब के आप और आज के आप में काफी चेंजेस आया है। तो इसलिए पीपल टीचर डायरी ये सारी अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वाइवा क्वेश्चन की, हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जिसे मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया अभी, कि पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि बताइए यार सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, अनुकरणीय शिक्षण क्या है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा ना, सिमुलेटेड टीचिंग क्या है। एक तरह की प्रैक्टिस टीचिंग है। आप स्कूल में नहीं करते, आप कहाँ करते हैं, स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में करते हैं। क्यों कराई जाती है, ताकि आपको ये चीज पता चल सके कि कैसे मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस टीचिंग
स्कूल में जाकर पढ़ाते हुए किन चीजों का ध्यान में रखना है, क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको एक तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है मतलब फील्ड में जाने से पहले, फील्ड का मतलब है स्कूल में जाने से पहले। तो इसको आप सिमुलेटेड टीचिंग भी कह सकते हो, अनुकरणीय टीचिंग भी कह सकते हैं शिक्षण, क्योंकि क्लास में जो आपके टीचर हैं वो आपको डेमो करके बताते हैं कि भाई इस तरह से तुम्हें करना है, और फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक है। फिर डिस्कशन लेसन प्लान की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए डिस्कशन लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान ही होता है, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन डिस्कशन लेसन प्लान जो तैयार करते हैं आप एक्सटर्नल के लिए तैयार करते हैं। ठीक है। अभी वाइवा के जब बाद जब आप अपना फाइनल डेमो होगा आपका स्कूल में, क्लास में एक्सटर्नल आएंगे, तो डिस्कशन लेसन प्लान नॉर्मली उसके लिए तैयार किया जाता है, और इसको आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स की हेल्प से आप इसको तैयार करते हैं। ठीक है। फाइनल वाइवा, सॉरी, फाइनल डेमोस्ट्रेशन के लिए आप इसको तैयार करते हैं। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। मान लो आपको पता चल गई कि आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है, ठीक है, वो 20 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, तो अब उसके लिए फिर आप इस तरह का डिस्कशन लेसन प्लान तैयार करते हैं, और आप एक्सटर्नल के सामने आप इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्कशन लेसन प्लान आपका सबसे बेस्ट लेसन प्लान होता है। अब क्वेश्चन फिर आता है नॉर्मली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेटेड टीचिंग एंड डिस्कशन लेसन प्लान। तो देखिए सिमुलेटेड टीचिंग तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, स्कूल में जाने से पहले आप कॉलेज में जो प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं वो सिमुलेटेड टीचिंग होता है। लेकिन डिस्कशन लेसन प्लान की बात करते हैं तो ये सबसे लास्ट में होता है डिस्कशन लेसन प्लान। ठीक है। ये आप एक्सटर्नल के सामने आप प्रेजेंट करते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग करते हैं, फिर आप स्कूल में जाते हैं, आप लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। लेसन प्लान आप बनाना जब बिल्कुल सीख जाते हैं, दोनों पेडागोजी में 25-25, उसके बाद जब फाइनल एक्सटर्नल के लिए आपको डिस्कशन लेसन प्लान बनवाया जाता है। ठीक है। और वहां पर आप एक्सटर्नल के सामने इसको प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में यही फर्क होता है। फिर अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान और डिस्कशन लेसन प्लान, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेसन प्लान, डिस्कशन लेसन प्लान स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है। बस फर्क यह होता है, लेसन प्लान जो होता है नॉर्मल लेसन प्लान आप क्लास में बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम डिस्कशन लेसन प्लान बात करें तो बिल्कुल एंड में जब एक्सटर्नल आता है आपको क्लास में ऑब्जर्वेशन के लिए, तो आप उसके सामने इसको प्रेजेंट करते हैं। और डिस्कशन लेसन प्लान को आप अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प से, ठीक है, उसके साथ डिस्कस करके, चर्चा करके कि मुझे क्या टॉपिक लेना है, किस तरह का टीचिंग एड में यूज करूं, क्या क्वेश्चन रखूं, क्या मेथड यूज करूं, तो उसके साथ एक अच्छा डिस्कस करके, एक चर्चा करके आप इस तरह के प्लान को तैयार करते हैं। ठीक है। तो इसलिए बेसिक यही डिफरेंस है। बाकी बनाना का स्ट्रक्चर का जो है इतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों में है। लेसन प्लान नॉर्मली नॉर्मल जो क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लिए तैयार करते हैं, और डिस्कशन लेसन प्लान एक्सटर्नल जो आता है उसके उस टाइम के लिए आप तैयार करते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूड इन अ लेसन प्लान, की लेसन प्लान में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो देखिए यहाँ पे लेसन प्लान के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो कौन सा स्टेप्स है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आती है जब आप लेसन प्लान तैयार करने बैठते हैं, कि कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है, कितना टाइम पीरियड का आपका क्लास होगा, तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर आप जनरल ऑब्जेक्टिव डालते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डालते हैं, आप टीचिंग जो एड्स हैं आप उसके बारे में बताते हैं, आप जो मेथड्स हैं उसके बारे में, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग लेते हैं, फिर आपका प्रेजेंटेशन पार्ट आता है, फिर लास्ट में रिकैपिचुलेशन आता है। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि बताइए अच्छा जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि पूरे सब्जेक्ट का सेम रहता है, हर चैप्टर में सेम रहेगा। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य हर चैप्टर के अलग होते हैं, चैप्टर टू चैप्टर ये चेंज होते हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, एप्लीकेशन आता है, प्रयोग जिसको कहते हैं, और स्किल, कौशल, ये चीजें आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना। फिर अगर हम बात करें अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण, तो आप मान लो अगस्त में आपका इंटर्नशिप तैयार स्टार्ट हुआ, आपको 6 क्लास मिली, 7 क्लास मिली, 8 क्लास मिली, जो भी क्लास मिली, वहां पे आपने बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। अब आज की डेट में आपको ये देखना है, ये पता करना है कि जो पिछले 3-4 महीने से आपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे की कितनी अचीवमेंट रही इस टाइम पीरियड में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप टेस्ट तैयार करोगे।
वो टेस्ट क्यों तैयार करोगे? बच्चों की अचीवमेंट का पता लगाने के लिए। तो इसीलिए जो टेस्ट होता है ना, नॉर्मल टेस्ट ही होता है, लेकिन इसको हम अचीवमेंट टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे की अचीवमेंट का हमें पता लगाना है कि एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा, उसकी अचीवमेंट क्या रही है। तो इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट आप कंडक्ट करते हो उसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण हम उसको कहते हैं। तो एक तरफ बच्चों की भी उपलब्धि है, दूसरी तरफ आपकी भी उपलब्धि है, क्योंकि जब टेस्ट लेकर जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो उससे आपको पता चलता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया, आपने जिन मेथड्स का यूज किया क्या वो कारगर साबित हुए। तो इसलिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। और दूसरी बात देखिए, अचीवमेंट टेस्ट में से ही ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए ब्लूप्रिंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब आप टेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले ब्लू प्रिंट आप बनाते हैं। ब्लू प्रिंट क्या होता है? एक तरह का क्या होता है, पूरा आप जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसकी एक तरह की समरी होती है। ठीक है, ब्लू प्रिंट से ही पता चलता है कि आपने मतलब जो क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से चैप्टर लिए हैं, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप कितने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कितने हैं। तो ये सारी चीजें आपको ब्लू प्रिंट से ही पता चलती है। तो ब्लू प्रिंट से आपको पूरे क्वेश्चन के बारे में जानने में आपको मदद मिलती है। ठीक है, तो एक तरह का क्वेश्चन पेपर का जो एक आप पूरा एक खाका जो होता है ना, ब्लू प्रिंट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाउ आर अचीवमेंट टेस्ट बेनिफिशियल टू टीचर एंड स्टूडेंट? उपलब्धि परीक्षण शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कैसे फायदेमंद है? तो देखिए, बच्चों के लिए फायदेमंद है कि बच्चों को पता चलता है ना कि टाइम पीरियड में उन्होंने 3-4 महीने में जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, अलग अलग चैप्टर जो बच्चों ने पढ़ा है, तो बच्चों ने कितना सीखा है। तो इससे बच्चों को अपनी लर्निंग के बारे में पता चलता है कि बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में उनकी क्या अचीवमेंट है, उनकी क्या लर्निंग है, उतने उन्होंने कितना सीखा है, उनको कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है। और टीचर को भी टीचर के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आपको भी तो पता चलता है ना 3-4 महीने में आपने बच्चों के साथ जो मेहनत की है तो आपकी मेहनत कहाँ तक सफल हुई है। जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो उससे आपको चीजें पता चलती है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखिए अचीवमेंट में एटीआर में से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट? कि जो मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है और टीचर मेड टेस्ट होता है, दोनों में क्या फर्क होते हैं? ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं ना तो इसके अपने नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके तहत ये तैयार किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, सीटेट हो गया। ठीक है, नेट हो गया, आपके जो बोर्ड के एग्जाम हो गए, वो सही सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। ठीक है, एक कोई एक नहीं बनाता, ये जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं वो इसको तैयार करते हैं। सोशल साइंस का अलग जो ग्रुप है, जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप है वो तैयार करता है, हिंदी का जो हिंदी के एक्सपर्ट हैं वो तैयार करते हैं। तो इसलिए इनको स्टैंडर्डाइज हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। जैसे बोर्ड का एग्जाम जो है आप उसको जब उस तरह के जो बनते हैं तो कई सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी। और क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं तो बनने के साथ साथ उनकी आंसर की भी तैयार की जाती है। कोई भी अपने मर्जी से नंबर कम ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं इसलिए इसको हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और ये टीचर जो है, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं ना टीचर खुद से क्वेश्चन लिखा और उसको प्रिंट करवा लिया, तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं इसको प्रिंट करने के लिए अलग फॉर्म होती है। तो इसलिए जब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं ना तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड के एग्जाम आ गया, सी टेट आ गया, नेट आ गया, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, जिसको एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। और इसको पब्लिश जो प्रिंट जो करवाया जाता है अलग अलग फॉर्म के थ्रू इसको प्रिंट करवाया जाता है। लेकिन जब हम टीचर मेड टेस्ट की बात करते हैं ना तो इसको आपकी क्लास में सब्जेक्ट टीचर ही तैयार करते हैं। जैसे मान लो अभी आपने जैसे आप अपने क्लास में बच्चे ने कितना सीखा है चैप्टर इसमें, तो आपने अलग अलग चैप्टर में तो आप खुद से जो टेस्ट तैयार करते हैं ना, तो उसको हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। तो दोनों में फर्क यही होता है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इसको एक्सपर्ट तैयार करते हैं, इसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है, इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसको रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है। जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट तैयार किया जाता है तो इसको अलग अलग फॉर्म के थ्रू इसको प्रिंट करवाया जाता है। ठीक है, इसकी आंसर कीज होती हैं, कोई भी इसके रिजल्ट में हेर फेर नहीं कर सकता। लेकिन टीचर मिड टेस्ट में इस तरह हमें देखने को मिल जाता है कि बायसनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि विच डू यू थिंक इज बेटर, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और टीचर
टेस्टिंग कि टीचर मेड जो टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट, दोनों में कौन सा बेटर होता है। ये कोई इस तरह का क्वेश्चन ना एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपको दोनों के बारे में पता है तो बताइए दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल ये नहीं बोलेगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ये बोलेगा कि आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। तो आप क्या कहोगे, जो एक्सपर्ट तैयार करते हैं वो ज्यादा अच्छा है या जो आपने तैयार किया है वो ज्यादा अच्छा है, मतलब जो टीचर तैयार करते हैं। तो देखिए, दोनों में ना एक चीज आपको ध्यान रखने की पड़ेगी कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो एक मतलब एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। जनरली वो सभी बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं। एक स्टेट में मान लो सीबीएसई तैयार करता है जब बोर्ड के एग्जाम के लिए, जब 10th 12th के लिए, जब अब वो तैयार करता है तो पूरे भारत में, ठीक है, जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं, तो एक नॉर्मल सभी के हिसाब से तैयार करता है। ठीक है, लेकिन जब हम टीचर मेड टेस्ट की बात करते हैं तो आप अपने क्लास में बच्चों की जरूरतों के ध्यान में रखकर आप क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों की क्या एक्चुअल नीड है, उनकी क्या जरूरत है, आपको बच्चों मतलब बच्चे ने कितना सीखा है, आपको वो चीजें पता लगाना है। तो आप इसलिए आप उस तरह से क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो बच्चों की नीड को अगर हम ध्यान देखें ना, तो टीचर मेड टेस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। आपको इनको बताना है कि बच्चों के नीड को अगर हम देखें, बच्चा बच्चा डेली कितने अच्छे से मतलब सीख रहा है, बच्चों की क्या अचीवमेंट है। तो अगर आपको ये पता लगाना है ना, तो इसके लिए देखिए टीचर मेड टेस्ट ज्यादा बेटर होते हैं, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर ही टीचर इस तरह के टेस्ट को तैयार करता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करें तो एंड टर्म एग्जाम हो गया एक तरह का, लेकिन टीचर मेड टेस्ट की बात करते हैं तो आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं, आप मंथली टेस्ट ले रहे हैं, ताकि बच्चों का जो प्रोग्रेस है आपको पता चलता रहे। तो इसलिए टीचर मेड टेस्ट जो है, आप कहोगे कि मेरे हिसाब से टीचर मेड टेस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार एटीआर में से ही पूछने लगते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। ठीक है, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर क्या बताना है, इसको भी हम देख लेते हैं कि एक अगर हम अच्छे टेस्ट की बात करते हैं ना, तो अच्छा टेस्ट क्या होता है, जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की भी विशेषताएं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की भी विशेषताएं आप बता सकते हो, और एक अच्छे टेस्ट की भी विशेषताएं कि वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो सोशल साइंस का अगर टेस्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, या हिंदी का तैयार किया जा रहा है, साइंस का तैयार किया जा रहा है, तो वैलिडिटी का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट तैयार किया जा रहा है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होने चाहिए। एसएसटी का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, साइंस का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एसएसटी का आपको आपका पेपर है और उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस से, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी से, नहीं। वैलिडिटी का मतलब है कि जिस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अ, जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा रहा है ना, वो उसी के लिए हो। ठीक है, मान लो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें जो क्वेश्चन है वो सोशल साइंस से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि सोशल साइंस में बच्चों की क्या योग्यताएं हैं, क्या काबिलियत हो, पता चल सके। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वैधता। ठीक है, वैलिडिटी, कि जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो पेपर तैयार किया जा रहा है, क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड होने चाहिए, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, पता चल गया। इससे हम कहते हैं वैलिडिटी, कि सोशल साइंस का अगर टेस्ट है तो क्वेश्चन भी सोशल साइंस से ही होने चाहिए, अलग से नहीं होने चाहिए। फिर रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपने एग्जाम दे के आ गए ना, तो आपका जो आंसर शीट है, चाहे एक टीचर चेक करे चाहे 10 टीचर चेक करें, आपके जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे ना, उसमें ज्यादा डिफरेंस ना आए। मान लो एक टीचर ने टेस्ट किया, एक एक्सपर्ट ने आपका आंसर शीट चेक की तो आपके 90 मार्क्स आए, दूसरे ने चेक किया तो 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको हम रिलायबल नहीं कहेंगे। एक ने चेक किया 90 आ रहे हैं, दूसरे ने चेक किया तब भी 89 या 90 आ रहे हैं, तीसरे ने चेक किया तब भी उतने ही आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये टेस्ट जो है रिलायबल है। ठीक है, इसमें कोई इतना ज्यादा जो आपके मार्क्स में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। फिर ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि यहाँ पर जब किसी व्यक्तिगत टीचर का जो भी अपना पर्सनल हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, मतलब है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स मिलने हैं तो आपको 6 ही मिलेंगे। ठीक है, आपने पूरा किया है तो 6 ही मिलेंगे, कोई टीचर चाह कर भी उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकता। उसे इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर जो ये बाइसनेस है ना, यहाँ पर इसकी बिल्कुल संभावना नहीं होती। आपने क्वेश्चन सही किया है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं किया है,
कुछ स्टेप्स किए हैं तो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो कोई यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से ना कोई हेर फेर, कोई टीचर हेर फेर नहीं कर सकता। आपको जिसके लिए जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने ही मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन हो, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको मान लो एक बुक में अगर 17 चैप्टर्स हैं तो सभी से क्वेश्चन पूछे जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में भी हो, लॉन्ग आंसर टाइप में भी हो, ठीक है, पैराग्राफ में हो, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हो, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिवनेस। डिस्क्रिमिनेशन मतलब टेस्ट ऐसा हो जो बच्चे जो टेस्ट दे के आए ना, तो जैसे हम एक क्लास में कहते हैं ना कि क्लास में एवरेज बच्चे भी होते हैं, अबो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है कि एक अच्छे टेस्ट की खासियत होती है कि इससे बच्चों के स्तर का पता चल जाता है कि कौन से बच्चे हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कौन से बच्चे एवरेज हैं, कौन से बच्चे बिलो एवरेज है। तो डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन विवेककारिता का पता चलता है। और प्रैक्टिकलिटी का मतलब है कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको अप्लाई किया जा सके, जो जो बनाने में आसान हो तो उसको कंडक्ट करने में भी आसानी हो और आसानी से वो चेक हो सके, तो प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो वैलिडिटी, ये आपको समझ में आ गया। अगर पूछें कि एक अचीवमेंट टेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको ये पॉइंट बता देना है। सारा ना आए तो इनमें से कोई तीन चार आप बता देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन प्लान, ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मल्टीमीडिया लेसन प्लान क्या है। तो देखिए, जब हम वीडियो की बात करें तो मीडिया हो गया, ठीक है, ऑडियो की बात करें मीडिया हो गया, इमेज की बात करें मीडिया हो गया, ठीक है, पीपीटी की बात करें मीडिया हो गया। तो मल्टीमीडिया क्या हुआ, जब इन सभी का आप एक साथ यूज करेंगे अपने टीचिंग में, अपने लेसन प्लान में, तो उसे हम कहेंगे मल्टीमीडिया, कि अलग अलग मीडिया के सोर्सेज का यूज करें। तो जो पीपीटी बनाए, पीपीटी कब मल्टीमीडिया होगा, जब उसमें इमेज भी होगा, ठीक है, उसमें वीडियो भी होगा, तब उसको हम कहेंगे मल्टीमीडिया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पर मीडिया के अलग अलग संसाधनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम टेक्स्ट बुक रिव्यू की बात करते हैं तो इसमें टेक्स्ट बुक रिव्यू के बारे में आपसे पूछेंगे कि बताइए आपने किस टेक्स्ट बुक का रिव्यू किया है, सोशल साइंस का किया है, हिंदी का किया है, इंग्लिश का किया है, साइंस का किया है, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है कि आपको बुक में कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी, कहाँ कहाँ आपको लगा कि नहीं यहाँ पे और बेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर टेक्स्ट बुक रिव्यू, कि पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा क्यों की जाती है, क्यों की जाती है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्यों की जाती है। क्योंकि टाइम के साथ, देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, तो टाइम के साथ बच्चों के नीड को ध्यान में रखकर टेक्स्ट बुक में भी चेंजेस आवश्यक है, ठीक है। मान लो आज जो टेक्स्ट बुक बनी है, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या वैसी टेक्स्ट बुक सेम वही रहेगी, तो वो क्या ठीक है? नहीं। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, तो उसके साथ साथ बुक्स में भी नई नई चीजें ऐड होती रहनी चाहिए। तो इसलिए पाठ्य पुस्तकों की, टेक्स्ट बुक की रिव्यू किया जाता है, समीक्षा की जाती है, ताकि टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस किया जा सके, बच्चों की नीड के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सके। तो टेक्स्ट बुक में क्या अच्छा है, क्या चेंज होना चाहिए, तो अ, इन चीजों को रिव्यू करके ही, ठीक है, पाठ्य पुस्तक को अपडेट किया जाता है, तो उसके लिए रिव्यू किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपने किस टेक्स्ट बुक की समीक्षा की, तो आपको ये बताना है, हिंदी की, एसएसटी की, साइंस की, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, वो आपको बताना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अ, फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द टेक्स्ट बुक एंड व्हाट डिड यू फाइंड लैकिंग इन इट, कि आपको पाठ्य पुस्तक में क्या अच्छा लगा, कहाँ आपको लगा कि क्या कमी रह गई है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, आपको पता चल गया ना कि पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्या है, कि जब आप अपने पीयर का, आपकी जो कॉलेज का जो 8-10 का ग्रुप है, जब आप उनकी क्लास में जाके उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो आप अपने पीयर की ना, क्योंकि आप सब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे की आप ज्यादा सुनते हैं, तो एक दूसरे को रिव्यू देना आसान होता है कि तुम इस तरह की सुधार अपनी टीचिंग में कर सकते हो, इसलिए। फिर पीपल टीचर डायरी क्या होती है? पीपल टीचर डायरी, जो एक तरह से डेली जर्नल भी कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहते हैं, ठीक है। ताकि ये डायरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें आप डेली का एक्सपीरियंस लिखो, पहले दिन का एक्सपीरियंस, दूसरे दिन का एक्सपीरियंस, आपने डेली की आपकी क्या लर्निंग रही, क्या आपने अच्छा किया, कहाँ पर कमी रह गई, तो उन कमियों को ध्यान में रखकर आप डायरी में नोट करो, ठीक है, ताकि
अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आप अगले दिन और बेहतर कर सको, अगले दिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फिर नोट करो। तो इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं, क्योंकि डेली का जो आपका अपना रिफ्लेक्शन होता है ना, अपना एक्सपीरियंस होता है, आप इसमें नोट करते हैं। और आप आज अगर अपनी डायरी देखेंगे ना और अगस्त में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप जब उसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को कहाँ थे और कहाँ तक आप लाए, कितना इंप्रूव आपने अपने आप में किया। ठीक है। तो नॉर्मली जब वाइवा होगा तो वाइवा में ये सारे क्वेश्चन आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जब वाइवा आपका कंप्लीट हो जाएगा और किस तरह से क्लास में आपको पढ़ाना है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो पूरा देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।